उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम क्या है ये सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन इस बेरोजगारी आलम के बीच किस प्रकार से आउटसोर्स कंपनियां खुली छूट और खुली लूट कर रही हैं, आप ये देखिएगा। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक कंपनी है इंडक्टस, इसने 361 वैकेंसीज निकाली हैं और ये उत्तराखंड ग्रामीण जो विकास है उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें वैकेंसीज निकाली। अभी आप ये सोचिएगा 361 पद अगर ये निकाली गई हैं तो उसमें कम से कम मेरा मानना है कि 5000 आवेदन तो आए ही होंगे। पर से फीस चार्ज की गई 350 रुपए। अब आप ये खुद ही सोचिएगा 350 रुपए ये चार्ज किया गया उस कंपनी को जो आउटसोर्स की गई है, और ये कंपनी बताने को तैयार नहीं है कि कितने आवेदन उसके पास आए, इन आवेदनों की जो क्राइटेरिया था वो क्या था। और जब ये वैकेंसी निकाली गई, आप ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग वैकेंसीज इसमें है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, और इस प्रकार से अलग अलग इसमें भर्तियां। लेकिन भर्तियों में किसने आवेदन किया, इसका क्राइटेरिया क्या था, इसमें किनको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा, इसका प्रोसेस आगे क्या होगा, इसका इंटरव्यू होगा, या किस प्रकार से जो इन्होंने आवेदन किया है वो कैसे इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, इस कंपनी ने इसमें कुछ नहीं बताया। केवल आप ये देखिएगा जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, जो जितने भी आवेदक थे उन्होंने आवेदन किया और 350 रुपए पर हेड इस कंपनी ने उनसे चार्ज लिया। पर अब सवाल यह बैठता है कि उत्तराखंड में तकरीबन 2-3 दर्जन से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं देती है। आपने देखा भी होगा कई बार कि किस प्रकार से कंपनियां उनका शोषण करती है। जब सरकारी विभाग में इनको निकाल के बाहर कर देते हैं तो उसके बाद ये आउटसोर्स कंपनी अपना हाथ खड़ा कर देती। जब सरकारी जो विभाग है, जो ये आउटसोर्स कर्मचारी रखते हैं, इनको टाइम से तनख्वाह नहीं देती है, तब भी ये आउटसोर्स कंपनियां अपने हाथ खड़े कर देती। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास उपनल है, उसके बाद हमारे पास जो पीआरडी है, आखिर जो हमारी खुद की आउटसोर्स एजेंसी है उनको यह काम क्यों नहीं दिया जाता? क्या यह आपदा में एक अवसर है? क्योंकि सबको पता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी का क्या कुछ आलम है। उसके बाद भी हर बेरोजगार से फॉर्म के नाम पर 350 रुपए तो कहीं 500 रुपए ले लिए जाते हैं। अब आप ये खुद सोचिएगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार से इस बेरोजगारी को आपदा में अवसर में ये प्राइवेट कंपनियां, ये आउटसोर्स कंपनियां इसको बदल रही हैं, और किस प्रकार से उत्तराखंड के ही लोगों का ये शोषण कर रही। एक लड़की ने भी इसमें आवेदन किया है, और जब उन्होंने इस आउटसोर्स कंपनी से बात करी कि भाई हमने आपको 350 रुपए दिए हैं, आखिर ये 350 रुपए क्या हमें रिफंडेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो देखिएगा आउटसोर्स कंपनी की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। सर मैंने ये ना रीप प्रोजेक्ट में अपना वो भरा था, रिज्यूमे वगैरह, फॉर्म वगैरह भरा था ना। किस पोजीशन में आपने अप्लाई किया था? मैंने उसमें ब्लॉक वाली में भी किया था और डिस्ट्रिक्ट वाली में भी किया था। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर? हाँ जी, असिस्टेंट वाला। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर अलग है और असिस्टेंट मैनेजर लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर लाइवलीहुड वाला किया था मैंने, और एक जो कोऑर्डिनेटर वाला है। आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है एएम लाइवलीहुड में, और सेकंड क्या बताया आपने? कोऑर्डिनेटर वाले में, लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर। हाँ जी, ब्लॉक वाली। मन किस पर करेंगे, HE या HI? HIMANI। नहीं, आपका नाम इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर बताइए एक बार। 956811। तो सर जैसे हमने ऑनलाइन भरा था उसमें फीस भी चार्ज हुई थी 350 रुपए, क्या फीस रिफंड होगी? हाँ, नहीं वो प्रोसेसिंग फी थी, वो नॉन रिफंडेबल फीस थी। अच्छा, नॉन रिफंडेबल थी। और उसके बाद ना ये वेबसाइट में शॉर्टलिस्ट किए हुए सारे वो मतलब आएंगे, वेबसाइट में भी दिखेगा? वेबसाइट में अभी पब्लिश नहीं करेंगे, एक बार पूरा प्रोसेस हो जाए ना डिप्लॉयमेंट का, उसके बाद पब्लिश करेंगे। मतलब ज्वाइनिंग के बाद पब्लिश होगा, ज्वाइनिंग से पहले पब्लिश नहीं होगा? कि शॉर्टलिस्ट के मतलब क्या क्वालिफिकेशन रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, और किस कारण से मतलब ज्वाइनिंग मिली है, कहाँ किसको मिली है, मैं और कितने आपको आवेदन हुए? बता देता हूँ कि
जो सिलेक्शन टोटल मतलब टोटल पूरे उत्तराखंड से कितने आवेदन आए थे, ये सारी चीजें जानकारी नहीं मिलेंगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी इस बारे में। मांग रहे हैं जी आप तो सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। इंटरनल इन्फॉर्मेशन एज अ मतलब मैंने ज्वाइनिंग के लिए अपना पैसा खर्च करके अप्लाई किया था, और जब मुझे लगा होगा कि शायद मैं डिजर्विंग हूँ, लक हो सकता है कंपटीशन में, तभी मैंने पार्टिसिपेंट किया होगा। अगर मुझे जानकारी ही नहीं होगी तो फिर मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी ना, ऐसी हम कहीं भी पोस्टें भरते रहेंगे, पैसे खर्च करते रहेंगे, हमेशा यही होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। सुनिए, तो पहले आपको जानकारी दी जाएगी, मैं बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे। नहीं तो जानकारी कब दी जाएंगी? जब सारी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, जब सारी जगह। मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब बताइए। जी अब चलेगा? हाँ, आप मेरे को मेल पे भेज सकते हैं कि टोटल आवेदनों में से इतने लोग चयनित हुए हैं, या जहाँ के लिए गढ़वाल में इतने प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट के बाद, यानी कि ज्वाइनिंग हो जाने के बाद से। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आरटीए फाइल कर दीजिएगा। ठीक है। आरटीए आपका ऑफिस कहाँ पे है? देहरादून में है ऑफिस? देहरादून में भी है ऑफिस, और अभी मैं नोएडा ऑफिस से बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस। अच्छा सर, आप मुझे देहरादून के ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं पूरा? देहरादून का ऑफिस अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल नहीं हुआ है? एड्रेस नहीं है। और दिल्ली में? मेरे पास एड्रेस नहीं है। दिल्ली में? दिल्ली में आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर एड्रेस नहीं है। नहीं, वेबसाइट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वेबसाइट में तो केवल फॉर्म फिलिंग का और हमारी जो प्रोफाइल थी जहाँ आवेदन किया था वही दिख रहा है, और तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। मैं अभी वेबसाइट ओपन करता हूँ। जी ठीक है जी, यहाँ पर देखिए साफ साफ एड्रेस गिवन है वेबसाइट में नीचे, कॉर्पोरेट ऑफिस। एक सेकंड, आप मुझे वेबसाइट का नाम बता दें। इंडक्शन करके ही था ना? इंडक्टर INDUCTUS.com। इसमें मुझे एड्रेस मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? उसी के नीचे आप देखिए सबसे लास्ट में कॉर्पोरेट ऑफिस करके गिवन है, C127 सेक्टर 2 नोएडा, दिल्ली NCR। अच्छा, आपको जब मन करे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएंगे नहीं। इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना भैया। हमने अप्लाई किया, हमने पैसे भी खर्च किए, हमें पता होना चाहिए ना कि हमने कहाँ पे आवेदन किया था, किस कारण से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, या कहाँ पे कमी रह गई है। चलो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, देखो कंपटीशन है, कोई भी जॉब लग सकता है। जो अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको मौका मिलना चाहिए, मैं उस चीज से एग्री करती हूँ कि मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमने फॉर्म भरा, अगर हमारा शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ है इतने साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद, तो हमें भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे कमी रह गई है ना, और उसी प्रोजेक्ट में जबकि हमने काम किया हो। तो मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने से, मैंने तो अभी आपको बता दिया। मैंने नहीं, आप सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ है इसमें करती हूँ मैं, इसमें फिर इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए होंगे मैं रिटर्न में ही ले लूंगी ना, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है। आपके 10th और 12th में कितने थे? क्या चीज? आपके 10th में मार्क्स कितने थे परसेंटेज? मुझे अभी कोई ध्यान नहीं है, मैंने वो सब मेंशन किया हुआ है उसमें। और 10th का मार्क्स तो मांगा ही नहीं था, उसमें तो सारी डिटेल मांगी थी ऑलराउंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसमें 10th का परसेंटेज मांगा गया होगा, आपने फॉर्म फिल करते टाइम याद रखिए। 10th का परसेंटेज, हाँ सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मांगी थी। तो मैं आपसे वर्बली पूछ रहा हूँ, आपके 10th में कितने परसेंटेज थे? शायद 50 होगा। 50, और 12th में? 62। मैम यहाँ जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका 70+ चल रहा है। हाँ तो वही तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मुझे, कि मतलब किस बेसिस पे और कैसे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। मुझे 10th 12th या किसके कितने थे, मैं मानती हूँ बहुत क्वालिफाइड बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट भी है, लेकिन 10th 12th के बेसिस पे तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं मांगी थी, उन्होंने MSW मांगा हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई थी, प्लस उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ था 3 और 5 साल का। 10th भी बहुत लोगों के पास है, 12th भी बहुत लोगों के पास है, MSW भी बहुत लोगों के पास है। मुझे पता है, तो मैं इन्फॉर्मेशन ये चाहती हूँ जिसका भी हुआ है कम से कम वेबसाइट में अपलोड होना चाहिए। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन हम अपलोड करेंगे, बट ये प्रोसेस डिप्लॉयमेंट का जब कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। तो मेरा अधिकार बनता है मैं इन्फॉर्मेशन लूँ, मुझे मौका मिला बात करने का, मेरे को जानने का कोई नंबर मिला, मैंने बात कर ली, क्या मैंने गलत किया? मुझे पूछना नहीं चाहिए था क्या ज्वाइनिंग से पहले? मुझे पता चलता है कि कई लोगों को मेल के माध्यम से गया, क्या बाई पोस्ट नहीं आता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं हम भरते हैं तो बकायदा हमें बाई पोस्ट आता है कि आपका यहाँ पे एलिजिबल नहीं थे इसलिए आपका चयन नहीं हुआ है, आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, मेल भी आती है।
यहाँ पर सिर्फ अभी उनको अप्लाई कर उनको मेल किया गया है जो कैंडिडेट। पर मेल तो सबको ही आती है ना, जिस बंदे ने पैसे जमा किए होंगे, फीस दी होगी, उन सबको मेल आती है कि इन कारणों से भाई ये कारण थे, आप इस मेरिट लिस्ट में इस वजह से नहीं आए हैं, और हम वो जो भी है, जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो भी आपकी भाषा होगी, आप उसमें बोलेंगे कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं है। तब किया जाता है जब कैंडिडेट क्या है लिमिटेड हो, जहाँ पर कैंडिडेट की नंबर तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि अनलिमिटेड कैंडिडेट थे, अनलिमिटेड कैंडिडेट को आपने 350 रुपीज कुछ पर पोस्ट के लिए फीस चार्ज किया। अनलिमिटेड कैंडिडेट होने के बावजूद आपने वेबसाइट में शॉर्ट लिस्ट करके लोगों को मेल भेजी है, लेकिन वेबसाइट में शॉर्ट लिस्ट नहीं किया है। हम अवेयर नहीं थे इसके बारे में, हमको जानकारी नहीं है, हमें क्यों नहीं आई मेल, किस लिए नहीं आए, हम क्यों वेट करते रहे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया। वहाँ पर कहाँ लिखा गया था कि जो बंदे शॉर्ट नहीं होंगे उनको भी मेल जाएगा? मेल आया नहीं आया, आप कह रहे हैं ना अनलिमिटेड बंदे थे, आप मेल नहीं कर सकते, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेबसाइट में तो डाला जा सकता है ना। वेबसाइट में तब डालेंगे ना जब एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ यही कैंडिडेट्स हैं। तो आपने तो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पता चली थी उससे ये पता चला था कि जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनको मेल आ चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी क्लियर हो चुका है और ब्लॉक लेवल का भी मतलब मेल जा चुकी है एम्प्लॉय के लिए। करेक्ट, ठीक है, तो फिर वेबसाइट में क्यों नहीं आया? मेल आप भेज सकते हैं उनको पर्टिकुलर ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन आप वेबसाइट में अपलोड नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर का फाइनल हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम बंदों को भेज दिया लेटर, कुछ बंदे नहीं करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं करेंगे तो वो अलग चीज है, वो तो आप बाद में हायरिंग निकालेंगे ना दोबारा से, आप दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं भैया, ये तो आपने देखो, अगर कोई भी पोस्ट निकलती है उसके लिए लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीटों में अगर चयन हो गया है, जिन लोगों ने भरा है, जिन लोगों का चयन हुआ, दोनों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा नहीं हुआ, इनका हुआ है, या हमारा हो गया या इतने लोगों ने भरा था। ठीक है, उसके बाद जब वो पोस्ट से भर जाएंगे, उसमें से कौन ज्वाइन करता है कौन ज्वाइन नहीं करता वो तो बात की बात है। वो जब जिन सीटों में ज्वाइनिंग नहीं होती है बाद में उसके लिए दोबारा से विज्ञप्ति जारी होती है, उनमें से दोबारा विज्ञप्ति जारी होती हैं, और दोबारा विज्ञप्ति अगर नहीं भी आप जारी करते हैं तो जो आपने शॉर्ट लिस्ट में वेटिंग में रखे होंगे, जो जिसके बाद वो डिजर्व करते होंगे, तो तब आप उनको ज्वाइनिंग करवाओगे। हेलो जी, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अब, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, मैं आपने कहा था ना कि आरटीआई से ले सकते हो, तो मैं आरटीआई से ही इन्फॉर्मेशन ले लूंगी। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अब आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें ये महिला और जो कंपनी के कर्मचारी हैं आपस में बात कर रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताने से मना कर दिया कि कितने आवेदन उनके पास आए थे, क्या इनकी सेवा शर्त है उस कंपनी के साथ, जो विभाग के साथ इसका एमओयू साइन हुआ है, क्या उसको ये अधिकार है कि 350 रुपए पर कैंडिडेट से लिए जाएं? क्या उनको ये बताने का अधिकार नहीं है कि जो 350 रुपए आप वैकेंसीज के नाम पे ले रहे हैं वो उसका उपयोग कहां होगा? क्या वो कंपनी खुद अपने पास उस रुपए को रखेगी या सरकारी खजाने में ये सब जमा होगा? क्योंकि ये परसेंटेज भी उन अभ्यर्थियों से लेते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ परसेंटेज पे आउटसोर्स कंपनियां रखती हैं, लेकिन ये देखिएगा कि उसके बाद भी कई कंपनियों में पीएफ तक नहीं काटा जाता। कुल मिलाकर ये उत्तराखंड में इन आउटसोर्स कंपनियों की सरकार को मिली हुई खुली छूट और खुली लूट है। तो सबसे बड़ा सवाल भी इन कंपनियों पर खड़ा होता है कि आखिर सरकार ऐसी आउटसोर्स कंपनियां क्यों रखती है, ऐसी आउटसोर्स कंपनियों की क्यों जरूरत है? हो सकता है कि ये अपने कुछ चाहने वाले इसमें लगा दें, क्योंकि इनकी कोई सेवा शर्त नहीं है, कोई नियमावली इनके लिए नहीं बनी हुई, और नियमावली बनी भी हुई है तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या ये उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ छल नहीं है? यह सवाल आपके लिए छोड़े मैं चलता हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।